अगले एक घंटे में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में और वहां पर दिन ब दिन बदतर हो रहे हालात के बारे में। हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से खास मेहमान जुड़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर अब अपनी जान की खैर मना रहा है। तभी पाक आर्मी को नया आदेश दे दिया गया है कि मुनीर के 500 मीटर की दूरी तक कोई जवान हथियार नहीं रखेगा। मुनीर को अपने ही मुल्क में जान जाने का डर क्यों सता रहा है? आप सोचेंगे भाई मुनीर तो सर्वे सर्वा है उस मुल्क का। मुनीर को लग रहा है कि उसका हाल भी इजरायली स्टाइल में क्लोज ना हो जाए। ईरान इजराइल की जंग में मुनीर ने अफगानिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की थी, सोचा था, लेकिन अब मुनीर खुद ही इसमें फंस कर रह गया है। अफगान ईरान के साथ मिलकर अब पाकिस्तान की हर सिटी पर धावा बोलने वाले हैं। टाइम केवल ईद तक का है। इसके बाद मुनीर का क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वहां के आवाम में सब कुछ क्यों डिस्कस हो रहा है? वहां की मीडिया और वहां की आर्मी को, सीनियर ऑफिशियल्स को इसका डर क्यों सता रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि नया कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान और ईरान का क्या बनकर आ रहा है और उसने मुनीर की नींद क्यों उड़ा दी है। पास आ रहे हैं ईरान अफगानिस्तान, बेमौत मरेगा पाकिस्तान। कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज में शदीद तरीन नफरत पाई जाती है अपने ही चीफ के खिलाफ, जिसका नाम आसिम मुनीर है और जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल तो प्रमोट कर लिया है। DGISI रहता है, कमांडर 10 कोर रहता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आपके टॉप जनरल्स जितने भी हैं वो चकवाला गैरिजन के अंदर रहते हैं। और अगर उसको आके अफगानिस्तान ने हिट कर दिया है तो आर्मी हाउस और GHQ कितना दूर है? अफगानिस्तान से निकला फतवा, अब कटेगा मुनीर का गला। इल्जाम ये लगाया जाता है कि वो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था जो पकड़ा गया, उनके अपने ही एक साथी ने अंदर से उस प्लान को लीक कर दिया, जो कि आसिम मुनीर के खिलाफ उसको रास्ते से हटाने का, कत्ल करने का प्लान था SSG की तरफ से। अब अफगानिस्तान में ट्रंप की लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान। काबुल में ड्रग रिहैब सेंटर पर बमबारी करके पाकिस्तान ने मुनीर के ऑर्डर पर 400 अफगानियों को मार दिया। चार सौ अफगानियों की मौत का बदला अब पाकिस्तान के घर घर में घुसकर लेने का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अफगानिस्तान की मस्जिद से जिहाद का फतवा जारी हो चुका है। कल रात के टाइम पर अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मौलवी मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने फतवा जारी किया है कि पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम के अगेंस्ट जहाद फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम। अब ये स्टार्ट है। जब ये फतवे के बाद जहाद जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए। उसको देखना है कि ये के तरह उनको मारे और पाकिस्तान के उस जगह को निशाना बना दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है। हम बेगैरत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर अटैक करे। अफगानिस्तान से फतवा जारी होते ही रावलपिंडी में बम बरसने लगे, धमाके हुए, ड्रोन से अटैक हुआ। पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल के ऊपर हमला किया, कहा कि यह सेकेंडरी अटैक की वजह से नुकसान हुआ, जिसके खिलाफ अब बदला लेने वाली आग काबुल से शुरू हो चुकी है। सेकेंडरी ब्लास्ट की वजह से नुकसान हुआ है, नहीं तो प्राइमरी ब्लास्ट की वजह से नुकसान कोई नहीं हो सकता था। ये अस्करांडू ब्रिगेड अजीजान अपने महलों के अंदर भी बच के नहीं बैठेगा। लेकिन ये जो फतवे दिए जा रहे हैं, अगर ये फॉर्मुलाइज हो जाता है, अभी तक ये फॉर्मुलाइज नहीं है, अमरात इस्लामी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के मुताबिक ये फॉर्मुलाइज नहीं है, तालिबान हक्काम के कहने के मुताबिक ये फॉर्मुलाइज नहीं है फतवा। अगर ये फॉर्मुलाइज हो जाता है, अगर ये रस्मी हो जाता है, अभी तक गैर रस्मी है, तो आप सोचिए कि फिर ये गोरिल्ला वॉरफेयर जो अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सका, क्या हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेगुनाह लोगों को आतंकी, दहशतगर्द बताकर जो हमले करवाए, उसने अब पूरी पाकिस्तानी आवाम की जान को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तानी आवाम तो पहले से ही
महंगाई और पेट्रोल की मार झेल रही थी, गुर्बत में जी रही थी, मरने की कगार पर थी। लेकिन अब मुनीर ने अवाम को बारूद के धमाके में एक झटके में मारने का प्लान बना दिया है। हमने एपीएस के बच्चों की लाशें उठाई, ताने बाने अफगानिस्तान से मिले, दहशतगर्दों को वहां से सहूलतकारी मिली। हमने अभी अपनी इमाम बारगाह से लाशें उठाई, ताने बाने अफगान सरजमीन से मिले। हमने कचहरी के बाहर से लाशें उठाई, ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। तो ये हमारी एफर्ट में अगर कोई कमी हो कि जहां पे हमारे वजीर खारजा, हमारे वजीर दिफा, हमारे इंटेलिजेंस चीफ वो काबुल गए, बातचीत की, तुर्किया में, कतर में बातचीत की। देखिए, अफगान तालिबान रेजीम जो मुकम्मल तौर पे पूरी प्रमोट कर रही है दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी के वाकयात को, खुदकश बमबारों को पाकिस्तान के अंदर, ये और नहीं चल सकता। अफगान तालिबान रेजीम को चुनना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर दहशतगर्दी को लेकर लेक्चर दे रहा है, जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया टेररिज्म के एक्सपोर्टर के तौर पर जानती है, अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तानी टेररिज्म की बात कर रहा है। पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से लगता है, करीब 2600 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। ऐसे में इजराइल ईरान जंग का नया एपिसेंटर पाकिस्तान की तरफ बनता जा रहा है। अफगानिस्तान और ईरान दोनों नजदीक आ रहे हैं और दोनों के निशाने पर आ रहा है मुनीर का पाकिस्तान। ईरान तो सीधे अमेरिका से मुकाबला कर रहा है, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अपनी नेवी सऊदी की मदद के लिए भेजा, ईरान की नजर पाकिस्तान पर भी टेढ़ी हो गई। जबकि अफगानिस्तान रिजीम मानती है कि अफगानिस्तान ने बगरहाम का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका को नहीं करने दिया, इसीलिए अब ट्रंप को लुभाने के लिए मुनीर अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए अब तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हमला बोल रहा है। ऐसा ही रहता है, कमांडर 10 कोर रहता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आपके टॉप जनरल्स जितने भी हैं वो चकवाला गैरिजन के अंदर रहते हैं। और अगर उसको आके अफगानिस्तान ने हिट कर दिया है तो आर्मी हाउस और जीएचक्यू कितना दूर है। और खुश कौन हो रहा है इसकी वजह से? जो तुम्हारी हरकतें हैं उनकी वजह से। जो ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये अपने आप को बड़ा गुडेरियन समझते हैं, लेकिन है नहीं। मसला ये गुडेरियन क्या समझ रहे हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान में पंगा ले लेके और चाइना की मुखालफत में पंगा लेके अमेरिका को इंटेंगल कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान के अंदर हार रहा है, तो अब इसको अफगानिस्तान में फंसा के दोबारा वापस लाएंगे और कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर डॉलर लेंगे और डबल गेम चलाएंगे जो हम चला रहे हैं 78 साल से, और वो चल जाएगी। और नवंबर में उसका ट्रंप का इलेक्शन है, उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा भाई? लॉन्ग टर्म वो क्यों आके दोबारा फंसेंगे तुम्हारे आगे? अमेरिका में खुद कंसेंसस नहीं है इस जंग के ऊपर, तो क्यों वो तुम्हारे चक्कर के अंदर आएंगे? और तुम्हारे चक्कर में क्या अभी तक उन्होंने तुम्हें कोई डॉलर दिया है? सिर्फ तुम्हें जो है उन्होंने आगे लगाया हुआ है, और तुम्हें आगे लगा के अफगानिस्तान से दुश्मनी करा रहे हैं, और अफगानिस्तान तुम्हारे ऊपर अब काउंटर अटैक कर रहा है। कल कला को उनको भी मजीद हथियार जो है वो मिल जाएंगे, तो वो मजीद अटैक करेंगे। उनको टारगेट्स तो अच्छे तरीके से पता है। अफगानिस्तान की आवाम भी अब केवल चंद घंटों का वक्त दे रही है। ईद से पहले ही वो बदले का ऐलान कर चुकी है, यानी कि जिस मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बम बरसाए, उन बारूद का बदला पाकिस्तानी आवाम को अपने खून से चुकानी होगी। ये तो मजाक की बात नहीं है कि आप करोगे फिर बात करोगे कि हमने ये किया वो किया। ये हैरानगी की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोग ना जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। इसका अच्छा काम जो कह रहे हो ना, इसका बदला हम लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। और आपके लिए ना ये 2 दिन ईद तक बाकी है। हम तो दुआ करते हैं कि ईद से पहले या ईद के दिन ही पाकिस्तानी आर्मी के इतने मर जाए, इतने मुर्दार हो जाए कि ये गिन ना भी ना भूल जाए कि हमारे साथ क्या हुआ है। और वो होने वाला है। ये मजाक नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों के खून के साथ आपके लोग या अफगानिस्तान के सिविलियंस को आप शहीद करोगे और आप बैठोगे और कहोगे कि हमने अच्छा काम किया है। मुनीर का प्लान सिंपल सा था कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका को घुसाकर ट्रंप का साथ हासिल कर लेगा, लेकिन मुनीर अपने ही जाल में चौतरफा घिर गया है और अब दांव पर लगा दी है उसने
पाकिस्तानी अवाम की जान। पाकिस्तान में अब ना अवाम खुश है और ना ही पाकिस्तान की आर्मी मुनीर से राजी है, इसीलिए मुनीर के कत्ल तक का प्लान बन रहा है। अगर आसिम मुनीर कहीं भी जा रहा है तो 500 मीटर तक आसिम मुनीर के करीब कोई भी अफसर या जवान वेपन लेके खड़ा नहीं होगा, चाहे बॉर्डर पे ही आसिम मुनीर जा रहा है। 500 मीटर के बाद एक्सटर्नल कॉर्डन आता है और आसिम मुनीर की सिर्फ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी वहां पे होगी, जो कि अगेन एसएसजी के ऊपर, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ कमांडोज के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन वो सिक्योरिटी स्पेशली वेटेड है, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग जो है वो हर महीने की जा रही है और उसके बाद उनको स्पेशल इंसेंटिव, स्पेशल राशन, स्पेशल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, गाजर दी जा रही है कि वो आसिम मुनीर को बचा सके। आसिम लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक में एक 22 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट की लपटें निकली, फिर काले धुएं के साथ बिल्डिंग तबाह हो गई। इजराइल का दावा है कि इस इमारत में हिजबुल्लाह के उग्रवादियों ने ठिकाना बनाया हुआ था, जिसे खत्म कर दिया गया। तो पाकिस्तान की टेंशन हाई है। मुनीर के नाम के फतवे निकल रहे हैं अफगानिस्तान में। ईद से पहले बदला लेने की बात कही जा रही है तमाम पहलुओं पर। और जो ये अरागची साहब का जो ट्वीट आया है, जिसमें जिस तरह से एक साइलेंट डिप्लोमेसी की बात की जा रही है, अफगानिस्तान और ईरान की नजदीकियों की बात की जा रही है, उसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय मिस्टर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आरजू काजमी पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, निसार अहमद शरजई साहब हैं डीपीपी नेता अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आसिफ रमीज दाऊदी मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुरुआत आरजू आपसे ही, जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ट्वीट आता है, अफगानिस्तान के लिए जो समर्थन निकल कर आता है, उसने पाकिस्तान की, मुनीर साहब की टेंशन बहुत हाई कर दी है। और अफगानिस्तान में इस बीच फतवे निकल रहे हैं, मुनीर जिंदा या मुर्दा नहीं, सिर्फ मुर्दा और लाश चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये फतवे निकाले जा रहे हैं और जाहिर है कि अभी तक अफगान गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ये जिस तरह से वहाँ से वीडियोस आ रही हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, उसको देखकर डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त काफ़ी परेशान हो चुकी होगी और होना भी चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से अटैक किए गए अफगानिस्तान पे वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। और पाकिस्तान को किसी तरीके से डायलॉग के जरिए ही जो भी इश्यूज थे उनको हाईलाइट करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने शायद सऊदी अरेबिया से बचने के लिए कि ऐसा ना हो कि वो डिफेंस पैक्ट के नाम पे हमें बुला लें, क्योंकि ईरान जिस तरह से सऊदीया को टारगेट कर रहा है, तो ऐसे में अगर डिफेंस पैक्ट किया है तो फिर इनको जाना तो पड़ेगा, ये तो सऊदीया को इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन शायद उसी वजह से इन्होंने अफगानिस्तान में जो क्लैशेस चल रहे थे उसको और ज़्यादा कर दिया है, ताकि सऊदीया को कहा जा सके कि हम तो पहले ही एक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हम दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। लेकिन इस वक्त ये जिस मुश्किल में फंस चुके हैं चारों तरफ से, उसमें से निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है। और कैसे ये बाहर निकलेंगे आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत इस वक्त पाकिस्तान जो है मुश्किल में फंसा हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान मुश्किल में फंसा हुआ है आरजू। और आप लगातार, जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप लगातार इस बात को कह रही थी कि अफगानिस्तान से डील करने का तरीका नहीं है, आप अमेरिका की शय पर अफगानिस्तान पर इस तरह से हमले नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच आपने सिविलियन इंस्टॉलेशन को निशाना बनाकर रमजान के पाक महीने में, जिसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो भी दाग दिया है। और अब अफगानों को तो हम जानते ही हैं कि सीधे सीधे वो बदला लेते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। और अब वो कह रहे हैं बदला लेकर ही रहेंगे और बदला इतना बुरा और बड़ा होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। देखिए बिल्कुल, पहले भी मैंने कई बार कहा था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ इस तरह से डील नहीं करना चाहिए, इस तरह से अटैक्स नहीं करने चाहिए। इससे पहले भी हम अमेरिका का साथ देते रहे हैं 20 साल, और ये बात भी अब अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान जो कहा करता था कि जी हमने तो आपकी गवर्नमेंट बनाई है, हम तो जो है वो तालिबान को लाए, या अफगानिस्तान वाले बड़े हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो तमाम बातें जो थी वो झूठी साबित हो चुकी थी। अब इनको थोड़ा सा अपने लिए एक नया, कह लीजिए कि एक नए महाज पे या
एक नया इनको अपने लिए इशू खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो डिफेंस पैक्ट किया है सऊदीया के साथ वो इनके गले पड़ चुका है। और इस वक्त जहां तक समझा जा रहा है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वही साबित होगा जो इस वक्त ईरान अमेरिका के लिए साबित हो रहा है। जो अमेरिका समझ रहा था कि ईरान एक छोटी कंट्री है और कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप देख ही रही है कि कितनी कंट्रीज को उसने इस वक्त कह लीजिए कि एक तरह से प्रॉब्लम में कर दिया है। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान को जो बार बार यहाँ से इंसल्ट की जा रही थी, यहाँ से वीडियोस बनाई जा रही थी, गवर्नमेंट के कहने से कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं जिनमें कि अफगानिस्तान के लोगों की इंसल्ट की गई, उनको अपने से कमतर बताया गया। ये तमाम चीज़ें जो कर रहे थे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त अब इनको जिसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ने वाले हैं। और यकीनन इससे इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। और ये इस बात को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं। और जो हॉस्पिटल पे अटैक और दूसरी चीज़ें उसके लिए भी अभी भी आज भी हमारे टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ पे 400 लोगों की जानें नहीं गई हैं। लेकिन बहरहाल वो फिगर आ जाएगी जितनी भी हुई, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों की जानें गई हैं, नुकसान हुआ है। और जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वहां पर यह बात की जा रही है कि जिसमें भारत इन्वॉल्व है, भारत जो है वो मदद कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो ऐसा कहने से अब आम पब्लिक जो है वो इस बात को नहीं सुन रही, ना ही मान रही है। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गलत किया वहां पर अटैक करके, और उसके बाद जो है वो जाहिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए टेंशन यहाँ हाई है। निसार अहमद शहज़ई साहब, अफगान हारते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। अब न सिर्फ अफगान तालिबान सरकार से लड़ना है, बल्कि वहां के जो संगठन है जिनको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो तो फतवे निकाल रहे हैं। यानी कि दो तरफ से मार पड़ेगी और ऐसी पड़ेगी कि वो कह रहे हैं कि मुनीर की लाश से कम कुछ भी मंजूर नहीं है उन्हें। सलाम और नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं कि मैं तालिबान के सरकार के खिलाफ हूं। मैं उनके आगे इजाजत दीजिए मैं खुलकर कुछ बातें अफगानिस्तान आम लोग का दिल की बात बता और जो तजुर्बा है, जो जानकारी है अफगानिस्तान के जो हालात है इसके खोल कर बता। देखिए, तालिबान पाकिस्तान आर्मी और ISI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये माने न माने ये सच्चाई। जो आसिम मुनीर खेल शुरू किया ईरान वार से और सऊदी को धोखा देता है, ये सब तालिबान से मिलकर एक साजिश किया है। अभी जो तालिबान में काबुल में पाकिस्तान की तरफ अटैक हुआ, इस अटैक में एक तालिब को शहीद नहीं किया, एक तालिब जख्मी नहीं हुआ है, सब अफगानिस्तान आम। और मैं सोचता हूं जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, कल मैं बहुत बड़े लीडर के साथ बात किया और जब जानते हैं मैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के लीडर हूँ, सब बड़े लीडर के साथ बात, यही जो जहाज पाकिस्तान से हरकत करता है निकलता है, उसी टाइम तालिब लीडर को पता है कि पाकिस्तान से आता है, कहाँ अटैक करता है, ये दोनों के बीच तय हुआ है। दो बातें, एक तालिबान बोला था कि ईरान को बोला था कि अगर अमेरिका इजराइल आपके साथ लड़ाई किया हम आपको मदद करते हैं। तालिबान भी अपने आप को मसरूफ किया है और पाकिस्तान भी सऊदी के साथ जो एग्रीमेंट था वो उसमें सऊदी को धोखा देता है। दोनों मिलकर ये लड़ाई एक खेल में अपनी आप ईरान को धोखा देता है, अमेरिका को धोखा देता है और साथ साथ आसिम मुनीर ट्रंप का दिल खुश कराने के मैं तुम्हारा लिए बदनाम ले लूंगा। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए क्यों ये पाकिस्तान के इख्तिलाफात को ये लोग बढ़ा दिया। 4.5 साल हो गया तालिबान को मान्यता नहीं मिला, 4.5 साल हो गया अफगानिस्तान लोग तालिबान से नफरत करता है और ये एक जरिया बन गया तालिबान को जगह बनाने में अफगानिस्तान लोग के पास, इससे कि अफगानिस्तान लोग बहुत नफरत करता था पाकिस्तान से, नफरत कर रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान मुजाहिदीन बनाया, यही तालिबान बनाया, टूरिस्ट ग्रुप बनाया, यही तालिबान जब आया, यही फैज हमीद आया, ये तालिबान के सपोर्ट किया और हर जगह मान्यता दे दो। इमरान खान भी बोला, हर कुरैशी वो बोल रहा था। ये सब कुछ अफगानिस्तान लोग के पास एक गुस्सा बन गया था।
तालिबान अफगानिस्तान लोग के लिए भी प्यारा नहीं था ठीक है। और दुनिया भी मान्यता नहीं रहा। ठीक ये है। सब इसी बात से फायदा होता है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग शुरू किया। पाकिस्तान तालिबान हमारे लिए अफगानिस्तान लोग के लिए ठीक है। हीरो है। ये इसलिए ये अफगानिस्तान लोग के भावनाओं के साथ खेल शुरू किया कि ये अफगानिस्तान ठीक है। के लोग के पास इनको जगह मिल जाए, दूसरी मान्यता लेने में इनका, ठीक है। तीसरा ईरान को धोखा दे दे और आसिम मुनीर दोनों, आसिम मुनीर भी सऊदी को देकर धोखा दे, और साथ साथ जितना हथियार अमेरिकाई छोड़ दिया था अफगानिस्तान में, ये सब हथियार ये 4.5 साल में पाकिस्तान को स्मगलिंग हुआ है। ठीक है। ये निसार अहमद सरजई साहब, आपको आगे चर्चा में शामिल करूंगी। हमारे साथ यहाँ पर मिडल ईस्ट एक्सपर्ट भी हमारे साथ प्रोफेसर साहब लगातार जुड़े हुए हैं, आसिफ रमीज दाऊदी साहब। प्रोफेसर दाऊदी, क्या यहाँ पे अब क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान जो है लिप सर्विस में भले ही ईरान के लिए कहे कि हाँ खामनेई साहब की मौत के लिए अफसोस है, गलत है, लेकिन अल्टीमेटली वो इस जंग में साइड चुन चुका है और वो साइड सऊदी अरब की है, जिस तरह से मुलाकातों का दौर लगातार जारी है? नाज साइड तो चुनना ही पड़ेगा, चुन भी चुका। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बहरीन की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक पास हुआ रेजोल्यूशन, उसमें भी पाकिस्तान एक को स्पॉन्सर भी था और उसने उसको ईरान के अगेंस्ट में वोट भी किया। उसके अलावा तमाम चीज़ें तो ये तो करना पड़ेगा। और जैसा अभी बहुत सी चीज़ें जो अभी एक्सप्लेन की गई, आरजू ने किया और हमारे दूसरे जो साहब हैं उन्होंने किया, मैं उस पर यही ऐड करना चाहूँगा कि जो हालात अभी बने हुए हैं, और अभी आपने फिनाज अपने डिस्कशन में कहा कि रमज़ान के पाक महीने में, मैं यही कह रहा हूँ कि रमज़ान के पाक महीने में, वो भी आखिरी अशरे में, जब ईद की अभी शुरुआत होने वाली है, और जब ये खबर हम सब ने सुनी कि अफगानिस्तान में लगभग 400, अब जो भी नंबर हो, लेकिन 400 हमने सुनी इस खबर को, और वो भी एक ऐसे रिहैब सेंटर में जहां पे उन लोगों को जान से मार दिया जाता, बम से उड़ा दिया जाता। ये खबर सुनने के बाद इतना अफसोस हुआ कि कैसे कोई भी मुल्क या वहां की हुकूमत इस तरीके से सोच सकती है। फिर लोगों ने ये सोचा, मैंने भी सोचा कि कुछ दिनों पहले अभी इजराइल और अमेरिका ने किस तरीके से वहां पे स्कूल के अंदर मासूमों को मारा, और लोग ये कहते हैं कि चले वो तो यहूदी हैं, वो तो इस्लाम को नहीं जानते हैं, फिर वो इस तरीके से करते हैं, ये एक दलील दी गई। लेकिन अगर पाकिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है, जो इस्लाम को समझता है, और जहां ये जाना जाता है कि एक एक जान की कीमत होती है और एक जान लेने में कितनी ज्यादा, उसमें कितना गुनाह है, वो रमजान के ऐसे पाक महीने में अगर किसी भी मासूम की जान लेता है, या किसी भी मुल्क में, खास तौर से अपने पड़ोसी मुल्क में जहाँ पे पड़ोसियों का एक अलग हक होता है, वहां पे आप एक रिहैब सेंटर में 400 लोगों को इस मौके पे अगर मार देते तो बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है। और ये इस चीज से को दिखाता है कि कैसे वहाँ की चीजें बिगड़ती जा रही हैं, और जाहिर है जब वहाँ बिगड़ेंगी तो दूसरे मुल्कों में कोई भी स्टैंड ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका कोई भी स्टैंड हो, क्या पैक्ट्स बने हैं, क्या डिफेंस डील है, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये जो नेबरिंग कंट्री में इस महीने में ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, बहुत कंडेम करने वाली बात है, और ये एक सवालिया निशान है कि कैसे इस्लाम को समझते हुए इस्लामिक मुल्क के अंदर से एक दूसरे इस्लामिक कंट्री पे इस रमजान के महीने में ईद के 2 दिन पहले इस तरीके से अटैक करके मासूमों को मार देना, ये निहायत ही, मतलब कहते हैं ना, कंडम करने की तो बात है, शर्म की भी बात होती है। और मुझे लगता है कि कैसे इन चीजों को ठीक होना चाहिए, इस पे लोगों की फिक्र होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधे सीधे पाकिस्तान पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय मेस्टन सर, यहाँ पे क्लियर कट हो गया है कि पाकिस्तान के लिए अब डबल प्रॉब्लम हो गई है। इंटरनल प्रॉब्लम्स को तो अभी हम गिन ही नहीं रहे हैं। अफगानिस्तान को ईरान का साथ मिल गया है, ईरान को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान लिप सर्विस भले ही कुछ भी करे, इस्लामिक मुल्क होने के नाते कुछ भी कहे, अल्टीमेटली उसकी लॉयल्टी अमेरिका के साथ है, और वो इस जंग में अमेरिका, इजराइल, सऊदी के खेमे में खड़ा हुआ है। और देखिए पिनाज, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अफगान नागरिक और अफगान की जनता पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क मानती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं मानती है क्योंकि उनको ये पता है कि पाकिस्तान वो देश है जो, आपने बिल्कुल सही बोला, वो सिर्फ अमेरिका के कदमों पे नाचता है, और वो
उनका ना कोई ईमान है ना धर्म है इस मामले में। और मैं कितने मेरे अफगानी दोस्त हैं तब भी बताते थे और अभी भी फोन करके वो बताते हैं, वो बोलते हैं हम तो इनको इस्लामिक मानते नहीं है, ये तो इस्लाम का सबसे बड़ी बदनामी करते हैं। और जैसे तीनों पैनलिस्ट ने भी बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पाकिस्तान तो अब ऐसी दुविधा में फंस गया है कि ना इधर का ना उधर का, अब वो तो इतने प्रॉब्लम में है। और पहली बात ये देखिए, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब मैं वहां पर था, मैं खुद एक बार गया था और मैं आपको बताना चाहूंगा उस टाइम की भी जो गवर्नमेंट थी और अभी भी, वो एक बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे थे कि वहाँ जो ड्रग्स वगैरह लोग लेते थे, बच्चे वगैरह, किस प्रकार उनको रिहैबिलिटेशन किया जाता था। और आपकी जो कमेंट्री चल रही थी, जो पाकिस्तान की तरफ से आपने कमेंट्री प्ले की थी जब आपकी रिपोर्ट चल रही थी, उसमें कोई पाकिस्तानी बोल रहा था कि ये सेकेंडरी बॉम्बिंग हुई है। क्या एक्यूरेसी है पाकिस्तान की बॉम्ब में? आपने अभी थोड़ी उसी रिपोर्ट में दिखाया था कि लेबनान में इजरायली ने 2 बिल्डिंग साथ साथ खड़ी है, एक बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे गई है, कोई सेकेंडरी डैमेज हुआ नहीं हुआ। आपने ऑप सिंदूर में देखिए किस प्रकार हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बर्बाद किया, कोई कोलेटरल डैमेज हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनका टारगेट और कुछ था, लेकिन वो ये तो सेकेंडरी बॉम्ब जाके वो फटा और 400 लोग की जान चली गई है। वो भी ये ऐसे टाइम पे जब ये एक पाक वहां पर ये रोजे चल रहे हैं, ऐसे टाइम पे। तो आपने पाकिस्तान अफगानी का जज्बा देख लिया है। अफगान की एक बात मैं बता दूं, वो पश्तो वाली कोड को बहुत सख्ती से मानते हैं और पश्तो वाली कोड बहुत क्लियर है, अगर आपने किसी का दिल जीत दिया तो अफगान आपके लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन अब अगर आपने उनके खिलाफ धोखा कर दिया तो वो अफगानी आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको मार के ही छोड़ेगा। और जो इन्होंने ये फतवा अनाउंस कर दिया है आसिम मुनीर के खिलाफ कि ईद या हो सकता है ईद के दौरान ही ये हमले किए जाएंगे, अब कोई डाउट नहीं है। देखिए अब अफगान का खून चढ़ गया है, वो पाकिस्तान की सेना को और इनके जो टॉप कमांडर हैं उनको छोड़ेगा नहीं। अब तो वो बदले की भावना ऐसी है और ये सोचते हैं कि अपने एयरफोर्स या जहाज से के जरिए वहां के लोगों को डरा सकते हैं। अफगानिस्तान को कोई भी नहीं डरा पाया था, ना तो यूके, ब्रिटिश, ना रशियंस, ना अमेरिका, और ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और अगर पाकिस्तान का मुनीर सोच रहा है वो डरा सकता है, जो कि ये सही में मुसलमान भी नहीं है, ये जो पाकिस्तान के जो मुनीर की फौज है, तो आप देख लीजिएगा अफगान इनको ऐसा हिट करेंगे। और मेरे ख्याल बहुत बड़ा अच्छा एनालिसिस हुआ है कि ये ईरान से भी फंस गए हैं, सऊदी अरेबिया से भी फंस गए जो इन्होंने डिफेंस पैक किया हुआ है, तो ये हर जगह ही फंसी गए हैं। और बड़ा सही किसी ने बोला था अभी बीच में कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो उनको डिजर्व करता है। अमेरिका भी इनको बिल्कुल भाव नहीं देगा और इनके बहुत बुरे हाल आप देखिएगा। तो पाकिस्तान अपने ट्रैप पे फंसता रहा है, लेकिन वो देखिए वो तो अपनी कौम की चिंता नहीं करता है, अपने लोगों की चिंता नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी आर्मी की चिंता करता है और अपने पावर की। एक कोई पैनलिस्ट बता रहे थे कि उनका 500 मीटर का घेरा है, कोई वहां हथियार नहीं आ सकते, उनको अच्छा राशन दिया जाता है, उनकी लॉयल्टी जीती जाती है। आपने कभी किसी और सेना में देखा है, भारतीय सेना में देखा है? वहां तो जनरल्स किस प्रकार अपने जवानों से और लोगों से मिलते हैं। तो ये दिखाता है कि वो डर रहे हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत को इतना डरा के रखा हुआ है, तो ये हुकूमत भी इनके खिलाफ आने वाली है और हुकूमत ही मेरे ख्याल इनको। और ये अब तो मेरे को लगता है पाकिस्तान का ये हाल होने वाला है, ये एक रियलिटी होगी, खैबर पख्तूनवा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, और पाकिस्तान आर्मी का ये मुनीर है जो उन्होंने ये अनाउंस किया है वो पक्का करके छोड़ेंगे, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। इन्होंने अनाउंस कर दिया है और वो मजाक के लिए नहीं किया है। तो ये पाकिस्तान जो कर रहा है पूरे इलाके के लिए, एक्चुअली देखा जाए वो दहशतगर्दी की सारी तो प्रॉब्लम तो वर्ल्ड में उसने ही शुरू की है, भारत के खिलाफ हर जगह। भाई अफगानिस्तान में, यही अफगानिस्तान 60-70 में इतना तरक्की मूल देश था, इतना प्रॉस्पर देश था, वहाँ सब कुछ इतना बढ़िया था। ये रेडिकलिज्म और ये जिहाद लेके और धर्म का दुरुपयोग करके लोगों को गुमराह करते हैं। और आज भी अगर आपको पता हो, मैं अभी बाहर किसी देश में बैठा हूँ, वहां पर भी ये आप पाकिस्तानी जो जनता को देखिए, उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज कतार में एक मिसाइल गिर रही थी ईरान की, और वो जैसी वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है तो वो इतना खुश हो रहा था, एक पाकिस्तानी उसको अरेस्ट कर दिया गया। यूएई में पाकिस्तानी अरेस्ट हो रहे हैं, मतलब वहीं यूएई में नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और वहीं की थाली में छेद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके वहां पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
तो इनकी सेना ने और ये कुछ जो इनके पले हुए सिविलियंस हैं उनको गुमराह करके रखा हुआ है। ठीक है, तो गुमराह करके रखा हुआ है, लेकिन आरजू यहाँ पर अपने ही मुल्क के अंदर कभी आप बुलेट प्रूफ शील्ड लगा के बैठते हैं, कभी ये नया ऐलान जारी करते हैं 500 मीटर तक कोई करीब नहीं, हथियार नहीं। भाई फील्ड मार्शल अपनी ही फौज से डरने के दिन आ जाएं। अफगानिस्तान के मुफ्ती जो हैं, लगभग 60 से ज्यादा मुफ्ती, उनकी मौत का फतवा जारी कर दें, तालिबान की शहादत ब्रिगेड एक्टिव हो जाए, कह रहे हैं कि ईद से पहले ईदी देकर रहेंगे मुनीर साहब को। डर जायज है? देखिए, जाहिर है जब आप अफगानिस्तान के साथ इस तरह से सलूक करेंगे, जब आप उनके खिलाफ बात करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, मिनिस्टर्स भी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान के लोगों के लिए, आप ये सोचेंगे कि भाई अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा बन जाएगा और अफगानिस्तान के लोग तो जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो तो हमें कश्मीर लेकर देंगे। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो आप उस वक्त भूल जाते हैं कि शायद ये वही अफगानिस्तान है जहां पर 20 साल अमेरिका लड़ता रहा पाकिस्तान की मदद लेकर और कुछ हासिल नहीं हुआ और आखिर में अपने ही वेपन्स छोड़कर अमेरिका को वापस जाना पड़ा। अब एक बार फिर अमेरिका अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है और उसमें पाकिस्तान अगर साथ देगा तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा। अमेरिका ने तो कभी कोई जंग अपनी ज़मीन से नहीं लड़ी, वो तो हमेशा किसी न किसी दूसरे की ज़मीन से लड़ते रहे। तो इनको इस वक्त सोचना चाहिए कि जब भी कोई गवर्नमेंट जो है वो गिरती है या जाती है, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ क्यों बांटी जाती हैं? हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चली गई? हमें क्या फ़ायदा हुआ कि शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई? लेकिन यहाँ पर एक इसी किस्म का हम बातें और ऐसा ही अंदाज देखते आ रहे हैं। और जाहिर है जहाँ तक फील्ड मार्शल साहब की बात है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये वो ज़माना नहीं है कि वो 71 या 65 का या उससे पहले का, जब ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग आकर और पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते थे और 9-9, 8-8, 10-10 साल रहते थे। अब पब्लिक और तरह की हो गई है, पब्लिक इनको पसंद नहीं कर रही है। इनके अपने अंदर से ही जो इनके अपने कुलीग्स हैं वो ज़ाहिर है पसंद नहीं कर रहे। जब आप दूसरे की जगह रोकते हैं और अपने आप को ही प्रोमोट करते चले जाते हैं, आप कहते हैं आपने रिटायर ही नहीं होना है, आप अपने आप को एक्सटेंशन देते चले जाते हैं, जो आपके बाद आने वाले हैं जाहिर है उनके भी कोई एम होगा, उन्होंने भी सोचा होगा कि हम भी आगे बढ़ेंगे। आप उनको जब नहीं करते तो आप एक तरह से अपने लिए खुद ही मुश्किल खड़ी कर रहे होते हैं और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। अगर आप आम आदमी से बात करें और उससे कहें कि पाकिस्तान का जो हाल है उसमें कौन जिम्मेदार है, क्या भारत ने किया है, क्या गवर्नमेंट ने किया है, किसने किया है, तो वो सबसे पहला नाम पाकिस्तान की आर्मी का ही लेते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हाल इन्होंने अपना खुद ही बनाया है। अगर ये अपने काम से काम रखें, जो इनका सिक्योरिटी का काम है, बाकी चीज़ों में इंटरफेयर ना करें गवर्नमेंट्स में और बाकी चीज़ों में, तो शायद दोबारा से कुछ रिस्पेक्ट हो सके। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। आपने देखा कि जिस वक्त मैंने पहले भी कहा था, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, इमरान खान को लाया गया, और जब इमरान खान का है तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, और वो भी एक तरह से इमरान खान को पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनसे भी ज़्यादा एक तरह से बिल्कुल इशारों पे चलने वाले साबित हुए हैं। तो इन सब ने मिलकर बेसिकली, सिर्फ एक का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, ये तमाम लोग मिले हुए हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो। इन लोगों ने ही पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि हर बॉर्डर से हमें खतरा है। भारत से हम डरे हुए हैं, अफगानिस्तान से हमें डर लगता है, ईरान से हमें खतरा है कि ऐसा ना हो कि ईरान वहां से मिसाइल चला दे। अफगानिस्तान को तो फिर भी कुछ करना पड़ेगा, कोई 2-4 लोग भेजने पड़ेंगे यहाँ पर, या कुछ ऐसा कोई अटैक जो किए जाते थे पहले, लेकिन ईरान को तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इनको इस वक्त इन्होंने चारों तरफ लोगों के साथ, लोग जैसे कहते हैं ना, लोग अपने दोस्त पर बढ़ाते हैं, पाकिस्तान अपने दुश्मन बढ़ाता है, और उसके बाद हम ही मजलूम बन जाते हैं। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर इनके काम आने वाली है। ठीक है आरज़ू, आपने ईरान का जिक्र किया है। जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ जिस तरह से अफगानिस्तान के लिए प्रशंसा की है, हमले की निंदा की है, पाकिस्तान का नाम भले ही नहीं लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि साइलेंट डिप्लोमेसी में ये इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ईरान ने जब गल्फ कंट्रीज को नहीं छोड़ा तो अब अगला नंबर पाकिस्तान का आने में देरी नहीं लगेगी। एक मिसाइल अगर भी आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्या पहले नहीं आई? आपको याद है कुछ अरसे पहले ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था और फिर जवाब में पाकिस्तान ने अटैक किया था।
तो ईरान तो इस वक्त किसी को नहीं देख रहा। अगर जिस दिन उसको ये लगा कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है, और अमेरिका का साथ देने का मतलब यही है कि आप इसराइल का साथ दे रहे हैं, ये जो यहाँ पर आके लोग कहते हैं ना कि नहीं जी इसराइल के खिलाफ हैं हम, और इसराइल के लिए हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और क्या क्या कहानियां इस वक्त जो टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उस पर अभी बीच में नेतन्याहू जो है उनका एक आपको पता है कि एक वीडियो चल रही थी कि वो कहीं गायब हो गए या मार दिए गए, तो फिर उन्होंने दिखाया कि जी कॉफी पी रहे हैं। पूरा दिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नेतन्याहू को दिखाया जा रहा था, उनका नाम लिया जा रहा था, जबकि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता पाकिस्तान के टीवी चैनल पे, इमरान खान का फोटो नहीं दिखा सकते आप। ये हाल है, तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू को आप दिखा सकते हैं जिसके लिए आप ना जाने क्या कुछ कहते हैं, लेकिन आप इमरान खान को नहीं दिखा सकते। तो अमेरिका का साथ देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इसराइल का साथ दे रहा है, इनको ये भी समझ लेना चाहिए। और जिस दिन ये बात ईरान की समझ में आ गई, उस दिन इनके लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी, और इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जाहिर है अगर आपने अपनी इकोनॉमी पे काम ना किया हो और आप हर वक्त जो है कहीं ना कहीं से पैसा मांगने जाते हो, तो फिर आपकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती, और इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सऊदी अरब से हमारे साथ लगातार प्रोफेसर रमीज दाऊदी भी लगातार जुड़े हुए हैं। दाऊदी साहब, यहाँ पर अब ईरान ने जब गल्फ कंट्रीज को नहीं छोड़ा है, सीधे सीधे अमेरिका का हवाला देके वो निशाना बना रहा है, और निशाने में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, अमेरिकी इंस्टॉलेशन नहीं दूसरी टारगेट्स को भी निशाना बना रहा है, तो क्या पाकिस्तान का नंबर भी देर सबेर आने ही वाला है? और अराक्ची साहब ने जो साइलेंट डिप्लोमेसी कर एक मैसेज दिया है अफगानिस्तान के साथ होने का, भले ही पाकिस्तान का जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन मैसेज पाकिस्तान के लिए ही है। अब तक बस वो चीन की वजह से रुका हुआ है। प्रोफेसर दाऊदी, आप जरा अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, आप शायद म्यूट हो गए आपके वॉइस। जी हाँ जी पिनाक जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये ईरान ने जितनी भी कंट्रीज पे, गल्फ कंट्रीज पे अटैक किया है, वो अब कहीं ना कहीं जितनी भी सिविलियन जगह हो सकती हैं या दूसरे कोलैटरल डैमेजेस भी हुए हैं जहां भी जिस कंट्रीज में, वो एक वायलेशन है। इस तरह से रिटेलिएशन करके नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को इतना खराब करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और जिसको मैं पर्सनली भी कंडेम करता हूँ। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान क्या, ईरान क्या पाकिस्तान पे अटैक करेगा या नहीं, जो हालात अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से ईरान ने अपने किसी पड़ोसी मुल्कों को नहीं छोड़ा, और वो भी तमाम वो इलाके, वो तमाम जगह जहां पे ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वहां पे भी कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिली, एविडेंसेस मिले। तो ऐसे में जब पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान के साथ भी एक बड़ा पंगा लिया और एक बड़ी, कहते हैं ना, 400 लोगों की जो जान गई है, इससे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और ज्यादा ईरान के करीब आएगा, और ईरान को भी एक और वजह एक्स्ट्रा में मिलेगी कि किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की तमाम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती हैं। जिस तरीके से ईरान ने अभी अपना एक रुख बना रखा है, उसको देखते हुए आपका जो सवाल है, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि ईरान आने वाले दिनों में जरूर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ बहुत मसले मसाइल बन सकते हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ या मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, लेकिन उसको आने वाले दिनों में उन तमाम ताकतों को कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए अटैक करना पड़ रहा है, जिससे वो एक प्रेशर अमेरिका पे बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ कि खास तौर से जो इन कंट्रीज में, जो सऊदी अरब है, जो यूएई है, जो बहरीन है, यहाँ पे जिस तरीके से ईरान का रिटेलिएशन हुआ है, ये तमाम कंट्रीज बहुत ही ज्यादा केपेबल हैं इसको और ज्यादा डैमेज करने में, पहुंचाने में। लेकिन आप देखें कि खुद आज भी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो रीजनल इस्लामिक कंट्रीज है, उनकी भी मीटिंग्स चल रही हैं, वहां पे भी ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बात कर रहे हैं, एजेंडा क्या है? एजेंडा है रीजनल पीस और सिक्योरिटी। लेकिन दाऊदी साहब, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका की इस हरकत का और इजराइल का आवाम जो है इन गल्फ कंट्रीज का वो सपोर्ट नहीं करता है। अमेरिका के प्रेशर में आपने भले ही इजराइल को मान्यता देनी शुरू कर दी हो, इन गल्फ कंट्रीज ने स्वीकारना शुरू कर दिया हो, लेकिन आवाम की अगर हम बात करें तो शेखों की जो पूरी रिजीम है, आवाम के सेंटिमेंट सीधा उनकी तरफ नेचुरली इंक्लाइन नहीं है, और ना ही इजराइल को वो सपोर्ट करते हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि इजराइल को यहाँ की आवाम या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं करती है। आप अमेरिका और इजराइल और कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो खुद ईरान के जो एम्बेसडर यहाँ पे थे,
उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सऊदी अरब ने अपने एयर बेसेस को बिल्कुल भी इस चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए मना किया था और वो बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैपेबिलिटी देखिए कि लगभग 5 से 600 ड्रोन्स को उसको इंटरसेप्ट करके गिरा देना, कई मिसाइलों को खत्म कर देना, फिर भी उस तरीके की तबाही नहीं होना, और उसके बावजूद भी कि इतनी तमाम प्रोवोकेशन के बाद भी ये आज भी ये मीटिंग कर रहे हैं कि हमें पीस और कैसे हम स्टेबिलिटी रखें, क्योंकि रीजनल पीस का होना जरूरी है। और इसकी मैं एक बड़ी वजह बता दूं कि एक जब विजन लेके कोई चलता है ना, वो विजन में कोई भी इस तरीके की जब डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो ऐसा नहीं कि उसको डिविएट करके। ठीक है सर, लेकिन जब वजूद की लड़ाई की बात आ जाती है, ईरान के सामने इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई है। उसकी पूरी लीडरशिप जो है आपके, उनके सुप्रीम लीडर खामनेई साहब, उनको आप मार देते हैं, पूरी की पूरी लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट को, आईजीसी को खत्म कर देते हैं। उस मुल्क में इतनी तबाही मचती है कि पहले से ही सैंक्शंस के चलते वो मुल्क आर्थिक तौर पर दशकों पिछड़ रहा था। फिर उसके बाद ये जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले होते हैं, नेताओं पर, रिजीम पर जो हमले होते हैं, उसके बाद बचा कुछ नहीं है। तो वो तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरजू, यहां पाकिस्तान फिलहाल अगर ईरान की मिसाइलों से बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के जो आपसी रिश्ते हैं, चीन की वजह से ये एक सेफगार्ड उसको मिला हुआ है, नहीं तो अब तक नंबर आ चुका होता पाकिस्तान का। नहीं, खैर पाकिस्तान खुद भी कुछ ना कुछ इस तरह की बातें या स्टेटमेंट्स देने की कोशिश की जा रही है जिसमें खुद को ईरान के साथ दिखा रहे हैं, ईरान के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन मिलने तो सऊदी जा रहे हैं ना सब लोग। दिक्कत ये हो रही है आरजू, लिप सर्विस कर रहे हैं ईरान के लिए और मुलाकातें हो रही हैं शेख साहब के साथ। बिल्कुल जाहिर है कि उस पोजीशन पे पाकिस्तान ने शायद अपने आप को रखा ही नहीं कि इनको भी इनवाइट किया जाता, तो इनको इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना के साथ तो ये अफगानिस्तान को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान को भी मैसेज दे रहे हैं चाइना के थ्रू के ये जो क्लैशेस चल रहे हैं वो रोके जाएं। कल परसों में जो इन्होंने अटैक किए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह का, जैसे कि आप लोगों ने बात भी की है कि जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब वो जवाब देंगे, तो जाहिर है कि वो सब लोग उससे बचने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त की जो स्ट्रैटेजी है, इस वक्त की जो पॉलिसीज चल रही हैं, वो डेफिनेटली इनके काम नहीं आने वाली, क्योंकि ये इस वक्त कहीं एक जगह पे खड़े दिखाई नहीं दे रहे। और उसके बाद जिस तरह से अफगानिस्तान पे लगातार अटैक कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे मामला जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है वेस्टर्न सर, एक आपसे भी सवाल ये कि जिस तरह से फतवे जारी हो रहे हैं, तालिबान ने अपनी जो शहीद ब्रिगेड है उसको एक्टिवेट कर दिया है, और हम जानते हैं कि अफगान जो है वो सीधा कहते हैं कि हमारे पास बम, मिसाइल, एयरफोर्स ना हो, लेकिन हमारे पास फिदाइन दस्ते हैं, हमारे पास सुसाइड बॉम्बर हैं। और मुनीर साहब का डर वाजिब है, कौन सुसाइड बॉम्बर कहाँ के टकरा जाएगा नहीं पता। मिसाइल तो फिर भी इंटरसेप्ट हो सकती है, रेडार कुछ तो बता सकता है, लेकिन सुसाइड बॉम्बर तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पहली बात पिनाज, ये अफगान तालिबान को किसने ट्रेन किया था, किसने खड़ा किया था? अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना ने किया था। नंबर दो, उनको जब अमेरिकन वहां पर आ गए थे 2001 में, कहां पर चले गए थे ये? वापस पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो कहने का मतलब, ये मैं स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूं कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान लीडरशिप के बारे में चप्पा चप्पा मालूम, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। मतलब उनकी लीडरशिप, उनकी हरकतें, कहाँ रहते हैं, कहाँ ट्रेनिंग करते हैं, उनके आईएसआई एजेंट, सब कुछ उनको मालूम है। ट्रेन तो उन्होंने किया है, तो जिसने उनको ट्रेन किया, जिसने उनको सिखलाई दी है, तो उसको मारने में तो बहुत आसानी है। तो पाकिस्तान, ये जो अफगान तालिबान है, इन्होंने 20 साल अमेरिका को वहां पर, आपको पता है कि किस प्रकार वहां से निकाल दिया, और उससे पहले रशिया के साथ भी क्या हुआ है। तो मैं अफगान की बात कर रहा हूं, तो अभी वो तो इतने माहिर हैं इस काम में, उनके पास अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जिसमें सब कुछ शामिल है, वो सब तरीके बहुत बढ़िया हैं। और उसमें एक सुसाइड बॉम्बिंग तो है ही, वो तो कोई ना रडार डिटेक्ट कर सकता है, ना उनकी सेना कर सकती है, और वो इतने आराम से कहाँ घुस जाएंगे पता नहीं चलेगा। और आपने देखा है कि उनके पास कितनी इसमें प्रोफिशिएंसी है। तो पाकिस्तान सेना के लिए और पाकिस्तान के मुनीर के लिए तो अब ये बिल्कुल डर है। मतलब जिस प्रकार आपको पता है कि वो ईरान में भी तमाम लीडरशिप खत्म होती गई है, और उनको भी इनपुट्स कोई तो दे रहा है जी। तो इधर भी आप देखिएगा अफगान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ही इनपुट देगी, क्योंकि ये याद रखिए कि इसी सेना में खैबर पख्तूनवा के कई अफगानी है जो नौकरी करते हैं पाकिस्तान की सेना में। तो वो इनपुट आएंगे। और आज मुनीर पॉपुलर लीडर है,
पॉपुलर जनरल है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो बिल्कुल नहीं है तो उसके बारे में वहीं की सेना वो सब खबर देगी, बिल्कुल ऑन द स्पॉट खबर देगी। और आप देखिएगा तो घर का भेदी ही लंका ढाएगा मुनीर के लिए, और मुनीर की टेंशन इसलिए हाई भी है कि हमला जो है भीतर से भी हो सकता है और भीतर से टिप मिल के बाहर से भी हो सकता है, और सटीक टिप मिल सकती है। आरजू भी कह रही थी कि ना तो वो पॉपुलर रहे हैं और सेना के भीतर ही, क्योंकि भाई अगर आप खुद को एक्सटेंशन दिए जाएंगे, सर्वे सर्वा बना लेंगे और सब कुछ अपना ही चलाएंगे, तो बहुत सारे लोग अपने नंबर का भी इंतजार कर रहे थे, उसमें कुंठा है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, तो वो भी धड़ा आपकी मुखालफत करेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ईरान अफगानिस्तान का ये जो नई दोस्ती है वो भी पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ा रही है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।